राजस्थान की पुलिस किसी केस के सिलसिले में हरियाणा जाती है और वहां के एक आश्रम में पहुंचती है। आश्रम में जाती है तो देखती है कि कई वीआईपी लोग हैं जो कि एक बाबा के आगे नतमस्तक हैं। कई बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग वहां आश्रम में पहुंच रहे हैं जो कि बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। जैसे ही राजस्थान की पुलिस उन लोगों को ऐसा करते देखती है, राजस्थान पुलिस खुद जाकर के उस बाबा के चरणों में लेट जाती है। उन बाबा का राजस्थान पुलिस के वो पुलिसकर्मी जो किसी केस के सिलसिले में वहां पर जांच करने के लिए जाते हैं, वो उन बाबा के शिष्य बन जाते हैं और अपना काम छोड़ करके या फिर कह सकते हैं काम के ही सिलसिले में कई दिनों तक उस आश्रम में रहते हैं, उन बाबा का शिष्य बन के। धीरे धीरे उन बाबा के साथ उनकी नजदीकियां पुलिसकर्मियों के बढ़ने लगती है। बाबा चिलम पीने के शौकीन हुआ करते थे, चमत्कारी बाबा थे। तो राजस्थान पुलिस के वो पुलिसकर्मी वो भी बाबा के साथ बैठकर चिलम पीने लगते हैं। ये सिलसिला कुछ इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन जो ये रिश्ता था राजस्थान पुलिस का और बाबा का, चमत्कारी बाबा के बीच का, वो कोई गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं था, बल्कि राजस्थान पुलिस एक 27 साल पुराने मामले में, जिसमें अपराधी 27 साल से फरार चल रहा था, पिछले 27 साल से अपराधी का किसी तरह से कोई पहचान नहीं थी, उस व्यक्ति को तलाश करने के लिए उस आश्रम में गई थी और उस बाबा को देख करके राजस्थान पुलिस की आंखों में चमक आ गई थी। और किस तरह से राजस्थान पुलिस ने उस बाबा का शिष्य बनकर वहां पर 27 साल पुराने चल रहे उस आरोपी को गिरफ्तार किया था, वो आज की कहानी में सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। और वो बाबा सिर्फ एक ही सवाल पूछता रहा कि आखिर आपने मुझे किस तरह से ढूंढ लिया, सिर्फ ये बता दो। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। आज की कहानी है राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां का एक थाना है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा थाना इलाके में ये बात है साल 1994 की। साल 1994 में विश्वकर्मा थाना इलाके में एक पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप पर लोगों की लाइन लगी हुई थी पेट्रोल भरवाने के लिए। उसी दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति वहां पर आता है और आकर के पेट्रोल पंप का जो कर्मचारी था उसे कहता है कि इसके अंदर 200 रुपए का पेट्रोल डाल दो। 200 रुपए का पेट्रोल डालने की बात शुरू होती है और उसके बाद में जैसे ही वो पेट्रोल डाल देता है कर्मचारी, उसके बाद में उस व्यक्ति को, बाइक सवार जो व्यक्ति होता है, उसको ये लगता है कि कर्मचारी ने कुछ पेट्रोल कम डाला है। इसी बात को लेकर के वो कर्मचारी को कहता है कि आपने पेट्रोल इसमें कम डाल दिया। कर्मचारी इस बात पर भड़क जाता है, लेकिन वो व्यक्ति फिर से कहता है कि नहीं, मैं मेरी नजर आपके इसके ऊपर थी, आपने पेट्रोल इसमें कम डाला है। और उसी बात पर वो कर्मचारी मारपीट पर उतारू हो जाता है। जो पेट्रोल डलवाने व्यक्ति आया था, उसके साथ पेट्रोल पंप का जो कर्मचारी होता है, वो मारपीट करने लगता है। हालांकि उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं थे पेट्रोल पंप पे कि वो गतिविधि रिकॉर्ड हो सके, लेकिन पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करवाया जाता है उस व्यक्ति की ओर से जो कहता है कि मेरे साथ, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। जो व्यक्ति होता है, कर्मचारी होता है, उसका नाम था देशबंधु जाट, जो कि उस पेट्रोल डलवाने आए व्यक्ति के साथ पेट्रोल कम डालने की बात को लेकर अनबन के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है। मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन जैसे ही उस देशबंधु जाट को, जो कर्मचारी होता है, उसे इस बात की भनक लगती है कि सामने वाले व्यक्ति ने जिसके ऊपर उसने हमला किया था, उसने जब विश्वकर्मा थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया, तो वो कर्मचारी वहां से फरार हो जाता है। देशबंधु जाट कुछ इस तरह से फरार होता है कि अपना नामो निशान तक मिटा लेता है। पुलिस उसके खिलाफ एक वारंट जारी करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगता। उसके परिवारजनों तक जाती है, लेकिन उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगता कि आखिर देशबंधु जाट गया कहां पर है। उसके बाद में पुलिस की ओर से दूसरा वारंट भी जारी किया जाता है। 2 वारंट जारी होते हैं उसके खिलाफ में, लेकिन देशबंधु जाट का कोई भी पता नहीं लगता। कई टीमों का गठन किया जाता है उसकी जांच के लिए, उसकी जांच के साथ साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि साल के आखिर तक पुलिस को भी अपने जो मामले होते हैं उनकी पेंडेंसी को कम करना रहता है। लोगों को न्याय दिलाने की बात पुलिस हमेशा कहती रहती है। उसी को लेकर के उस मामले में भी पुलिस की कोशिश होती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को
कोर्ट तक पहुंचाया जाए, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आरोपी गिरफ्तार कैसे हो? आरोपी तो इस दुनिया में मिल ही नहीं रहा था, उस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं मिल रहा था जिसका नाम देशबंधु जाट हो और उसके पिता का, उसके परिवार का सब कुछ उसके साथ मैच हो रहा हो। पुलिस ने राजस्थान ही नहीं, अन्य राज्यों में भी उसकी तलाश की, लेकिन उसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। करीब 8 से 10 साल बीत गए। उसके बाद पुलिस को भी लगा कि शायद हो सकता है कि वो इस दुनिया में ही ना रहा हो। उसके बाद धीरे-धीरे पुलिस अपने दूसरे केस के मामलों में लग गई। नए-नए मामले सामने आते रहे, पुलिस उनकी जाँच में आगे बढ़ती रही और धीरे-धीरे फाइलों के ऊपर फाइलें आती रही और वो जो फाइल थी वो काफ़ी नीचे दब चुकी थी, क्योंकि 1994 के बाद मामला पहुँच गया था 2021 में और 2021 में वो फाइलें काफ़ी नीचे तक जा चुकी थी। कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर क्या हुआ था। उसके बाद जो वेस्ट इलाका है, जयपुर 4 जिलों में बँटा है। अगर पुलिस की बात करें तो जयपुर पुलिस का जो वेस्ट इलाका है, उसी में विश्वकर्मा थाना इलाका आता है। तो जो जयपुर के डीसीपी वेस्ट थे प्रदीप मोहन शर्मा, जॉइन करते हैं और जॉइन करने के बाद में जो पुराने वारंटी थे, जो पुराने लोग थे, पुरानी फाइलें थी जो अब तक नीचे दबी हुई थी, उन्होंने आदेश जारी किए कि उन फाइलों को ऊपर लाया जाए। जो पुरानी फाइलें हैं उनकी भी जांच की जाए कि आखिर उनमें चल क्या रहा है। उन लोगों की भी तलाश की जाए या उनके बारे में पता किया जाए कि वो जिंदा है या नहीं है। इस तरह का एक अभियान, एक सर्च वारंट एक शुरू किया गया कि वारंटियों की तलाश की जाए। साल 2021 में यह अभियान शुरू हुआ जुलाई के अंदर और इसी दौरान डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा के सामने एक फाइल आती है, वही पेट्रोल पंप वाली, जिसमें वो कहते हैं कि ये 1994 का मामला है जिसमें ये व्यक्ति फरार हो जाता है। इसके बारे में अब तक ये भी पता नहीं लगा कि ये व्यक्ति जिंदा है या नहीं है। अगर ये जिंदा है तो कहां पर है, एक बार फिर से इसका पता लगाने की कोशिश की जाए। और इसको लेकर के जो एसएचओ हैं विश्वकर्मा थाने के, उनके निर्देशन में एक टीम फिर से बना दी गई। टीम अलग-अलग जगह पर जांच कर रही थी, उनके परिजनों से जाकर एक बार फिर से मुलाकात की। मुलाकात की तो परिजनों के साथ जो दूसरे रिश्तेदार थे, उनकी किन-किन लोगों से बातचीत होती है, उन सब लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स वो देखे गए, सीडीआर चेक की गई, सब चीजें पता लगाई गई कि कौन परिवार का व्यक्ति किससे बात कर रहा है। तो उनमें से पुलिस को एक बात पता लगी कि एक हरियाणा का आश्रम है, जहां पर इनके कुछ रिश्तेदार हैं, उनकी उस हरियाणा के आश्रम में बातचीत होती रहती है। तो पुलिस को ये समझ में नहीं आया कि राजस्थान का ये पूरा परिवार, हालांकि पहले हरियाणा का रहने वाला था लेकिन राजस्थान में रहने लगा, तो आखिर हरियाणा के उस आश्रम से इनकी क्या नजदीकियां थी, वो पुलिस इस बारे में लेकर कुछ समझ नहीं पा रही थी कि हरियाणा का जो भिवानी जिला है, वहां का एक बापुरा आश्रम है। उस बापुरा आश्रम को लेकर के कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि वहां पर इस परिवार की बातचीत होती रहती है। इस आधार पर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और उसी दौरान जो विश्वकर्मा थाना थाना था, उसके एक पुलिसकर्मी है साहब सिंह। साहब सिंह को एक जानकारी मिली कि जो बापुरा स्थित आश्रम है, वहां के जो बाबा है, चमत्कारी बाबा, जिनके आगे काफी लोग आकर के उन्हें प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनका कोई पुराना रिकॉर्ड पता नहीं लग पा रहा था। तो पुलिस की एक टीम को हरियाणा के लिए रवाना कर दिया जाता है। जयपुर से एक टीम हरियाणा के लिए रवाना हो जाती है। अब हरियाणा में अगर पुलिस की टीम सीधा उस आश्रम में पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं कि बाबाओं के आश्रम में जब पुलिस पहुंच जाती है तो पुलिस का भी क्या हाल होता है, क्योंकि जो श्रद्धा है उसके आगे सारी चीजें फीकी पड़ जाती है। अगर सीधा जाके बाबा के ऊपर पुलिस हाथ डाल दे, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर ले, तो उसका नतीजा कुछ गलत हो सकता है। वहां पर किसी तरह की उपद्रव की स्थिति बन सकती है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। तो इन सारी चीजों को राजस्थान पुलिस जानती थी कि अगर हरियाणा में जाकर वो कुछ इस तरह की हरकत करती है, एक आश्रम में जाकर अगर कुछ इस तरह की हरकत करती है, तो उसका खामियाजा राजस्थान पुलिस को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए राजस्थान पुलिस एक समझदारी से, एक प्लानिंग के साथ काम करती है। राजस्थान पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी सादा वस्त्रों में, यानी वर्दी पहनकर नहीं जाते, उस आश्रम में पहुंचते हैं। देखते हैं कि वहां पर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
बाबा के भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े वीआईपी पहुंच रहे हैं। और बाबा ने अपना नाम बदल लिया है। बाबा बंधु बाबा के नाम से वहां पर जाने लगा है, जो कि एक चमत्कारी बाबा वहां पर माना जाने लगा था। तो राजस्थान पुलिस के वो पुलिसकर्मी जाकर के, जैसे ही वो सारे भक्त वहां पर उनके चरण स्पर्श कर रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, तो राजस्थान पुलिस के वो पुलिसकर्मी भी जाकर उनके बाबा के भक्त बन जाते हैं। वहीं जाकर उनके चरणों में लेट जाते हैं, क्योंकि उनको एक टास्क था। उनको ये पता करना था कि बाबा के मुंह से कुछ ऐसी चीज निकले जिससे कि उन्हें पता लग जाए कि बाबा असली में वही वही व्यक्ति है। क्योंकि अगर गलती से गलत व्यक्ति को और उस बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाए, पुलिस अगर उन्हें पकड़ ले और वास्तव में वो अपराधी ना हो, तो राजस्थान पुलिस की क्या हालत हो सकती है, वो भी हरियाणा में आप समझ सकते हैं। और राजस्थान पुलिस पर एक दाग भी लग सकता था कि दूसरे राज्य में जाकर के अगर वो बाबा निर्दोष होता और उसको पकड़ लाते, तो शायद कुछ गलत हो सकता था। इसी को सोच करके वो भक्त बन गए, वो पुलिसकर्मी, और वहां पर रहने लगे, बाबा की सेवा करने लगे। धीरे धीरे बाबा का विश्वास जीतने के लिए रोज बाबा के पास जाते, बैठते, बाबा की सेवा करते। बाबा की काफी नजदीकियां उन लोगों ने बढ़ा ली थी। बाबा ने वहां जाकर के सब कुछ, अपने दस्तावेज बदल लिए थे, अपनी सारी पहचान मिटा ली थी। तो अपनी पुलिस की जो जांच थी, नजदीकियां भले ही बढ़ा ली, लेकिन कुछ पता नहीं लग पा रहा था कि क्या वास्तव में जो ये बाबा हैं, ये देशबंधु जाट है या नहीं है। ये क्या वही आरोपी है या नहीं जो कि पेट्रोल पंप पर एक हमला करके यहां से फरार हुए थे। 27 साल बीत चुके थे, चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उस व्यक्ति ने बाबा का भेष बना लिया था, उसी तरह से वो रहने लगा था। काफी भक्त वहां पर हो गए थे, तो आखिर किस तरह से पुलिस उनको गिरफ्तार करे। पुलिस जब उनके नजदीक रह रही थी, तो बाबा जो साधु थे वो उनको कहते, आपका कल्याण होगा। इस तरह का आशीर्वाद भी उन्होंने पुलिस कर्मियों को दिया था। जो बाबा थे वो चिलम पीने के शौकीन थे। जैसे ही दरबार खत्म होता, भक्त इधर उधर होते, वो चिलम पीना शुरू करते थे। लेकिन जो ये पुलिसकर्मी थे, इन्होंने काफी नजदीकियां बढ़ा ली थी। ये सेवादार बन गए थे वहां पर। तो बाबा चिलम पीते, तो उनके साथ बैठकर ये पुलिसकर्मी भी चिलम पीने लगे थे। भक्त भी भक्त बनकर वहां पर चिलम पीने लगे थे। जब चिलम साथ में पीने लगे, तो फिर बातें आपस में बढ़ने लगी। और बातों ही बातों में बाबा ने एक बार जिक्र कर दिया कि मैं जयपुर को लेकर के कोई बात बताने लगे, क्योंकि पुलिसकर्मियों ने कुछ शुरुआत की राजस्थान को लेकर किसी तरह की घटना की, तो उसी दौरान बाबा ने भी जयपुर की कोई बात बताना शुरू कर दिया। और जैसे ही जयपुर की बात बताना शुरू किया, वो बात मैच हो रही थी वही विश्वकर्मा सारी जो घटना हुई थी उस इलाके में, उससे। और जैसे ही ऐसा कुछ हुआ, वो पुलिसकर्मी समझ गए कि हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है, ये वही व्यक्ति है जो कि 27 साल पहले यहाँ जयपुर से फरार हो गया था, अपना नामो निशान तक मिटा लिया, अपनी पहचान मिटा ली। और वो व्यक्ति हरियाणा में आकर एक चमत्कारी बाबा बन के लोगों के बीच में रहने लगा है और लोगों को आशीर्वाद देने लगा है। यानी कि राजस्थान का एक अपराधी हरियाणा में जाकर लोगों को आशीर्वाद दे रहा था, लोगों की परेशानियों को दूर करने का दावा कर रहा था, साधु बन गया था वहां पर जाकर। अपराधी साधु बन जाए, तो उसके बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये सारी चीजें वहां पर चल रही थी, और पुलिस की आंखों में अचानक चमक आ जाती है जब वो जयपुर का नाम लेता है। वो बाबा जैसे ही कहता है, जयपुर की घटना बताता है, पुलिस कर्मियों की आंखें चमक जाती है। सीधा वो अपने अधिकारी को यहाँ पर फोन करते हैं कि हाँ, हमारे सामने जो बैठे हैं वो बाबा, वो वही व्यक्ति है जो जयपुर से फरार हुए थे। तो अब वहां से गिरफ्तार करना इतना आसान तो था नहीं। आश्रम से अगर किसी को गिरफ्तार करके लाया जाए, वो भी पुलिस की इतनी बड़ी टीम, राजस्थान पुलिस की टीम वहां पर नहीं थी, कुछ कांस्टेबल्स को भेजा गया था, जो कि अगर वहां से गिरफ्तार करके लाते तो शायद हो सकता है कि उनके ऊपर किसी तरह की परेशानी खड़ी हो जाए। लेकिन इनको टास्क दिया गया, यहाँ जब फोन किया गया पुलिस अधिकारियों को, तो यहाँ के पुलिस अधिकारियों ने टास्क दिया कि आप वहां की जो लोकल भिवाड़ी पुलिस है उनकी मदद लीजिए और उनकी मदद से इनको यहाँ पर गिरफ्तार करके लेकर आइए। तो जैसे ही वहां पर गिरफ्तार करने की, उनको हिरासत में लेने की कोशिश पुलिस कर्मियों की ओर से की जाती है, और उसी समय जो वहां के उनके शिष्य थे, वो कुछ भक्तों को फोन कर देते हैं, और वहां तेजी से गाड़ियों का
एक लवाजमा कह सकते हैं, गाड़ियां आना शुरू हो जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं कि पता लगता है कि उनके जो बाबा हैं, उनके जो साधु वहां पर आकर रह रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। इस बात का पता लगते ही वहां पर भीड़ होना शुरू हो जाती है। किसी तरह से भिवाड़ी पुलिस की मदद लेकर के राजस्थान पुलिस उन्हें थाने पर लेकर पहुंचती है और वहां उच्च अधिकारियों से बात करके, संपर्क करके उन्हें राजस्थान लाया जाता है। और जैसे ही राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस उन्हें लेकर के विश्वकर्मा थाने में पहुंचती है। विश्वकर्मा थाने, पूरा थाना इंतजार कर रहा था कि एक चमत्कारी बाबा जो कि यहाँ से अपराध करके फरार हुआ था, 27 साल बाद पुलिस पकड़कर उस बाबा को वापस ले आई है, उसे आखिर गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ 2-2 वारंट जारी थे। तो पुलिस के तमाम अधिकारी उस थाने पर पहुंचते हैं, उस टीम को शाबाशी देते हैं कि आपने वाकई सैल्यूट करने वाला काम किया है, और उस बाबा को गिरफ्तार करके उसके बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है। तो ये कहानी उस बाबा की कि किस तरह से कई बार लोग अपराध करने के बाद में साधु का भेष बना लेते हैं। तो आप इस कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ इतना ही था। हालांकि 2021 की ये घटना है। अ, मैं खुद गया था उस समय कवर करने के लिए इस क्राइम को। उस बाबा को मैंने देखा था कि किस तरह से यहाँ आने के बाद में उसकी क्या हालत थी। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि साधु के भेष में भी कई बार अपराधी हो सकते हैं, आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपके सामने किसी भी तरह का कोई साधु आता है तो आप सीधा उस पर विश्वास ना कर लें कि ये साधु ही होगा, क्योंकि पहले भी कई तरह के मामले हमारे सामने आ चुके हैं और ये तो एकदम स्पष्ट मामला था जिसमें कि एक अपराधी अपना भेष बदलकर लोगों का विश्वास भी जीत लेता है, कई लोगों को अपना भक्त भी बना लेता है। और उसके बाद में जाकर के आखिर में जब राजस्थान पुलिस हरियाणा पहुंचती है तो विश्वकर्मा पुलिस जो है उसे गिरफ्तार करके आखिर थाने में ले आती है, और उसके बाद में पूछताछ शुरू करने के बाद में उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया जाता है। तो फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। किसी और कहानी के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।